रोनी की अभी भी जॉब लगी थी और महीने के एंड में उसकी पहली सैलरी क्रेडिट होने वाली थी। तो उस सैलरी के साथ क्या करना है रोनी अभी डिसाइड कर रहा था। तो उसने उसके पापा को कहा कि मैं अपनी पहली सैलरी के आते ही उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, और उसे ये लगा कि ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पापा कहते कि स्टॉक वगैरह सब बेकार की चीजें हैं, इतनी मेहनत से तुम पैसा कमाओगे और फिर उसे सट्टे में लगा दोगे, इससे अच्छा तो तुम एक अकाउंट से निकाल कर हमारे पर्सनल सेविंग अकाउंट में डाल दो, और फिर जब वो बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाए तब उसे एफडी में इन्वेस्ट कर देना। तो ये बात सुनकर उसकी मॉम कहती है कि ये बैंक वगैरह भी आजकल भरोसे के लायक नहीं है, और अब तो एफडी इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा कम हो गया है। तो तुम एक काम करो, अपनी सैलरी से गोल्ड खरीद लो। हमारे जमाने से हम गोल्ड में पैसा लगाते आ रहे हैं, सोने का भाव हमेशा बढ़ता है और वो घर में सेव भी रहेगा और जरूरत आने पर हम सबके काम भी आएगा। ये बात सुनकर उसके दादाजी कहते हैं कि गोल्ड भी इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तुम एक काम करो, कोई प्लॉट या फिर घर खरीद लो और उसकी ईएमआई भरो। कम से कम 20 साल में तुम्हारा खुद का घर तो हो ही जाएगा। लेकिन रोनी को इतनी जल्दी लोन के चक्कर में नहीं पड़ना था। वो कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं। दोस्तों, ऐसी ही चीजें हम सभी अपने घरों में देखते होंगे। सिर्फ इन्वेस्टिंग में ही नहीं बल्कि हर चीज में हमें अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं, और क्योंकि किसी ने भी किसी चीज में सक्सेस अचीव नहीं की होती तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए। और इसी वजह से मेजॉरिटी लोग जो मिडिल क्लास और पुअर फैमिली में पैदा होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज ही रह जाते हैं। इसीलिए अगर आप रिच फैमिली में पैदा नहीं हुए हो तो आप एक डिसएडवांटेज में हो, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस का सब्जेक्ट हमारे स्कूल में नहीं होता, और ना ही कोई रिच फैमिली के लोग आपको ये सीक्रेट बताएंगे कि वो वहाँ पर कैसे पहुँचे। इसीलिए ये बुक रिच डैड और पुअर डैड बहुत ज्यादा फेमस हुई और ये पर्सनल फाइनेंस की कैटेगरी में नंबर 1 बुक मानी जाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी ऑथर की दूसरी बुक व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं। अब दोस्तों, इस बुक के अंदर कुछ ऐसे लेसन भी मौजूद हैं जो अच्छे हैं और कुछ ऐसे लेसन भी हैं जो अच्छे नहीं है। इस बुक के अंदर कुछ ऐसे लेसन भी मौजूद हैं जो आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शन के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। तो इसीलिए आज के साथ उन दूसरे लेसन्स को भी स्टडी करेंगे जिनके अंदर मेरा पर्सनल ओपिनियन अलग है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मैं उस चैप्टर की एडवाइस को फॉलो नहीं करता। क्योंकि इस चैनल का एम हमारा सिर्फ बुक की समरी बनाकर उसे अपलोड करना नहीं है, बल्कि आप लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हेल्प करना है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसका सेकंड हाफ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस बात की हमारी गारंटी है, क्योंकि इसमें आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लेसन सीखने को मिलेंगे वेल्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, दुनिया में दिन प्रतिदिन गरीब और अमीर लोगों का गैप बढ़ता जा रहा है, यानी कि रिच लोग और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग और ज्यादा स्ट्रगल में जाते जा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि रिच लोगों के पास 3 E's होते हैं, जो एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस कैश होते हैं। अमीर फैमिली में पैदा होता है तो उसको फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है। ये वो एजुकेशन है जो उसके डैड शाम को डिनर करते हुए देते हैं, ना कि स्कूल में। धीरे धीरे ही सही पर वो अमीर डैड अपने बच्चों को एक्सपीरियंस देना चालू रखते हैं कि कैसे उनको अपने पैसों को मैनेज करना चाहिए और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में पैसे कमाए। ये नॉलेज उन बच्चों को मिल जाती है, तो इस वेल्थ क्रिएशन के गेम में उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है और फिर वहाँ से वो और ज्यादा अमीर बनते रहते हैं। लेकिन जहाँ दूसरी तरफ मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों की हम बात करें तो वो लाइफ टाइम सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि रिच लोग अपने बच्चों को ऐसी कौन सी एजुकेशन देते हैं। तो ऑथर के हिसाब से ये एजुकेशन बेसिकली 3 चीजों की होती है। सबसे पहली होती है इन्वेस्टमेंट, दूसरी है टैक्स और तीसरी है डेब्ट यानी कि लोन। तो अगर हम सबसे पहली चीज की बात करें यानी कि इन्वेस्टमेंट, तो रिच लोगों का सबसे ज्यादा पैसा जहाँ पर लगा हुआ होता है तो वो होता है उनके बिजनेस में। वो या तो पब्लिक कंपनीज होती हैं जिनमें हम स्टॉक मार्केट की मदद से इन्वेस्ट करते हैं, या फिर उनकी प्राइवेट कंपनीज होती हैं। क्योंकि रिच डैड पुअर डैड बुक में सबसे मेन लेसन यही है कि पुअर लोग जिंदगी में पैसे के लिए काम करते रहते हैं और रिच लोगों के लिए पैसा काम करता रहता है। तो अगर आप एक जॉब करते हो तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को काम पर लगा सकते हो। तो चलिए अब हम अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं कि रिच लोग अपने पैसों को कुछ इस तरीके से काम पर लगाते हैं जिससे उन्हें ज्यादा टैक्सेस पे ना करने पड़े। क्योंकि दोस्तों, आप में से बहुत से लोग अभी पैसा कमाना शुरू कर रहे होंगे या फिर शायद इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाते हो कि आपको टैक्स भरना पड़े, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमें टैक्स भरना ही नहीं तो हमें टैक्स के बारे में सीखकर क्या मिलेगा। लेकिन बाद में जब आपकी इनकम बढ़ेगी तब इसे अगर आप सीखने जाओगे तो आपको ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, और अगर आप इसे अच्छे से समझ लो तो आप अपनी वेल्थ का मेजरली हिस्सा लीगली टैक्स में जाने से सेव कर सकते हो। क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट 30% का है और यूएस में 37% का। फिर उसके ऊपर और भी दूसरे तरह के टैक्सेस होते हैं। तो ऑथर के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अमीर होने के बाद अपने टैक्स को सही तरीके से मैनेज नहीं करते हो तो आप साल के 12 महीने में से 4 महीने के लिए गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। तो इस टैक्स के
सब्जेक्ट को मास्टर करने का सबसे सिंपल आंसर ये होता है कि आप सभी टैक्स को समझना और उसे फाइल करना अभी से शुरू कर दो। फिर तीसरा लेसन ये है डेप्ट। अब ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि डेप्ट दो तरह के होते हैं, एक गुड डेप्ट और दूसरा होता है बैड डेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैड डेप्ट की, यानी बुरे लोन की। एक छोटे से एग्जांपल से इसको आपको समझाते हैं। इमेजिन करिए आप मार्केट से गुजर रहे हो और आप देखते हो कि बहुत ही अच्छा शूज दुकान में लगा हुआ है जिसमें 6000 रुपीज का टैग लगा हुआ है, लेकिन अचानक से आपको याद आता है कि आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे मौजूद हैं ही नहीं, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा है। लेकिन आप सोचते हो कि ठीक है, हम इसे खरीद तो नहीं सकते, लेकिन ट्राई तो जरूर कर सकते हैं। आप फिर उस स्टोर के अंदर जाते हो बस उसको ट्राई करने की नीयत से, लेकिन बाहर निकलते हो उसे लेकर। अब दोस्तों ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद था। तो इसको हम बैड डेप्ट कहेंगे, क्योंकि उस जूते की आपको कोई भी जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने उसको खरीद लिया। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो आप इतनी एक्सपेंसिव चीज नहीं खरीदते, और हो सकता है आप जूते के बाद एक जैकेट भी खरीद लो और फिर कुछ और। इसी तरह आप एक आदत बना लो हर महीने सैलरी आने से पहले उसे खत्म करने की, जो एक बहुत ही डेंजरस हैबिट है। और फिर अगर आप उस क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पर पे नहीं कर पाते हो तो बैंक आपको अच्छे से इंटरेस्ट और अलग अलग फीस चार्ज करेगी, जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और फिर आप ये सोचते रह जाओगे कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम में से मेजॉरिटी लोग अग्री करेंगे कि ये एक एक्चुअली में बैड डेप्ट है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि गुड डेप्ट नाम की भी एक चीज होती है, जो एक ऐसा लोन होता है जो आपकी जेब में पैसे डालता है। जानिए कैसे, क्योंकि ऑथर के हिसाब से जो भी चीज आपकी जेब में पैसे डालती है वो एसेट होती है, और जो आपकी जेब से पैसे लेती है वो लायबिलिटी होती है। तो ऑथर फैंटम इनकम का एक कॉन्सेप्ट हमें इस बुक में सिखाते हैं, जो इनके हिसाब से इस बुक का सबसे मेन लेसन है कि रिच लोग इस फैंटम इनकम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जो एक एक्टिव इनकम भी नहीं होती और पैसिव इनकम भी नहीं होती, ये फैंटम इनकम होती है। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए मौजूद है और आप इन पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल भी जाती है। अब आप चाहो तो अपने पास रखे हुए उन पैसों से इस प्रॉपर्टी को 1 टाइम पेमेंट में खरीद सकते हो और उसको रेंट पर देकर पहले ही रेंट से पेमेंट एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर वो आपकी जगह होते तो वो ऐसा नहीं करते, वो बैंक के पास जाते और उस प्रॉपर्टी पर लोन लेते, जिस पर मान लो अगर डाउन पेमेंट 20% का है, यानी कि 20 लाख का, तो मैं उस 1 करोड़ की सेविंग से 20-20 लाख करके 5 अलग अलग डाउन पेमेंट पे करता, मतलब कि 5 अलग अलग प्रॉपर्टी लोन पर खरीदता। उससे होता है कि उनको हर प्रॉपर्टी पर 80-80 लाख का लोन देना होगा, लेकिन अब उनके पास 5 प्रॉपर्टी से रेंटल पेमेंट आ रहा है, जिससे उनका कैश फ्लो भर जाएगा। अब दोस्तों सुनने में आइडिया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को हम इसका दूसरा साइड बताते हैं। इस फैंटम इनकम में 2 बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है। सबसे पहली तो ये कि अगर आप मार्केट में एक्चुअली में कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो और फिर उसकी ईएमआई और उसके रेंट को कंपेयर करोगे तो उसकी ईएमआई का पेमेंट हमेशा रेंट से ज्यादा होगा। जैसे कि मुंबई में अगर कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो 20 साल का उसका ईएमआई ऑलमोस्ट 80,000 रुपए पर मंथ का होगा, और उस प्रॉपर्टी से रेंट आपको मैक्सिमम 30 से 40,000 का मिलेगा, मतलब आपको आधा ईएमआई अपनी पॉकेट से देना होगा। तो अगर आप बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे लोन पर लोगे तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे कैसे, क्योंकि ऑथर ने बुक में उल्टा लिखा है कि रेंटल इनकम ज्यादा मिलती है और ईएमआई कम। लेकिन दोस्तों फिर भी हम मान लेते हैं कि आपको कोई प्रॉपर्टी बहुत ही कम दाम में मिल गई है और उस पर इंटरेस्ट भी बहुत कम है, तो हम दूसरी सबसे मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसके लिए हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। इमेजिन करिए एक ऐसा गेम है जहाँ पर 100 प्लेयर्स हर दिन एंटर करते हैं और प्लेन में 100 पैराशूट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक पैराशूट खराब है, और फिर जब प्लेन जमीन से 1000 किलोमीटर ऊपर होगा और इन सभी प्लेयर्स को रैंडमली एक पैराशूट मिलेगा और फिर उनको अपने पैराशूट को लेकर कूदना होगा, तो 99 प्लेयर्स सरवाइव कर जाएंगे और उनको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो दोस्तों क्या आप एक ऐसा गेम खेलना चाहोगे? दोस्तों इसका आंसर ना होना चाहिए, क्योंकि ये एक टाइप का सुसाइड गेम है, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान ऐसा गेम नहीं खेलेगा, क्योंकि भले इनकम कितना भी बड़ा हो लेकिन जो लॉस होने के चांसेस हैं वो कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं। हमारी जान चले जाने से बड़ा लॉस हमारे लिए क्या ही हो सकता है। और इसी तरह फाइनेंशियल लाइफ में जो सबसे
बड़ा लॉस होता है वो होता है फाइनेंशियल डेथ का, यानी कि बैंक करप्सी का। इसका मतलब होता है कि आपको लोन बहुत ज्यादा पे करना है और आपके पास इतने पैसे नहीं है, मतलब आपकी लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम। ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होता है जिसको आपको हर एक हाल में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अब आप लोग इमेजिन करिए कि एक आदमी है जिसको हम लोग हैरी बोलते हैं, वो बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद लेता है और सब की सब लोन पर इस फैंटम इनकम स्ट्रेटेजी से, और कुछ साल बाद कंट्री में बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे एकदम से लॉकडाउन लगा था। अब दोस्तों इस चीज को हमको समझना चाहिए कि हम अपनी लाइफ टाइम में कोविड-19 जैसी ना जाने कितने बड़े इवेंट्स देख चुके हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली हर कुछ सालों में एक रिसेशन आता है जिसमें कुछ खासे लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है और जो लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं वो अपने बेसिक चीजों के खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाते और यहाँ तक वो अपने रेंट्स भी पे नहीं कर पाते। लेकिन हैरी को तो बैंक्स की EMI टाइम पर देनी होगी, क्योंकि बैंक सिर्फ 3 महीने तक रुकता है। अगर 3 महीने तक EMI नहीं गई तब बैंक वाले अपना प्रोसीजर शुरू कर देते हैं जिसमें वो उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा ले लेंगे। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्रॉपर्टी ठीक ऐसे टाइम पर बेची जा रही है जब कोई अच्छा बायर ही मार्केट में मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी तो रिसेशन चल रहा है। तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी चीप पैसों में सेल होगी और बैंक के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका डाउन पेमेंट होगा। अब बहुत लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट में आपका लॉस नहीं हो सकता और प्रॉपर्टी का प्राइस तो हमेशा बढ़ता ही रहता है। लेकिन हैरी को उसकी रियलिटी तब पता चली जब उसने ऐसे बुरे मार्केट में अपने ब्रोकर को कॉल किया तो उसको जवाब ये मिला कि सर अगर आपको अर्जेंटली सेल करना है तो आपको प्राइस कम रखना होगा, क्योंकि मार्केट में फिलहाल अच्छे बायर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत ही इलिक्विड मार्केट है। स्टॉक मार्केट की तरह आप इसे अपने मोबाइल से बेच नहीं सकते। तो हैरी की प्रॉपर्टी चीप प्राइस पर फोर्सफुली सेल हो गई, लेकिन उसने जो ओरिजिनल अमाउंट पर लोन लिया है उसको अभी भी वो अमाउंट भरना है। उसको साथ में पेनल्टी, लेट पेमेंट, इंटरेस्ट भी भरना है, जिसको वो ऑब्वियसली पे नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका पूरा कैश फ्लो रुक गया है और रेंटल इनकम आना बंद हो गया है। तो इससे एकदम डोमिनो इफेक्ट की तरह देखते ही देखते हैरी की सारी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, जिससे वो आसानी से बैंकरप्ट हो सकता है और उसकी लाइफ टाइम की मेहनत थोड़े ही टाइम में बर्बाद हो जाएगी। तो ये फैंटम इनकम का गेम खेलना एक तरह से फाइनेंशियल सुसाइड माना जाता है। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर लोन को लेकर कहते हैं कि इफ यू आर स्मार्ट यू डोंट नीड इट एंड इफ यू आर डम इट विल रूइन यू, क्योंकि जिस भी स्ट्रेटेजी में लोन इन्वॉल्व होते हैं वो शायद आपको जल्दी टॉप पर लेकर जा सकती है, लेकिन उतनी ही स्पीड से आपको नीचे भी लेकर आ सकती है। इसका रीजन ये है कि जिस भी स्ट्रेटेजी में एक साथ आपका पोर्टफोलियो जीरो होने का चांस होता है तो चांसेस है कि वो कभी ना कभी तो जीरो होगा ही। इसीलिए जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम 10 से 15 कंपनीज अलग अलग पिक करते हैं, ताकि अगर बुरे वक्त में 2 से 4 कंपनियां बंद भी हो जाए तो आपकी बाकी कंपनियां तो सरवाइव कर ही लेंगी और लॉन्ग टर्म में ओवरऑल पोर्टफोलियो में से जो आपको लॉस हुआ है वो आपको दूसरी कंपनी के प्रॉफिट से मिल जाएगा। तो इसीलिए जब आप कंपनी पिक करते हो तो ऐसी कंपनीज को पिक करो जिसका डेब्ट रेशो इक्विटी से कम हो, और जितने भी स्मार्ट CEO होते हैं वो हमेशा हाई रेट से दूर रहते हैं ताकि वो रिसेशन और बुरे मार्केट से आसानी से सरवाइव कर सके। क्योंकि चाहे आप जितने भी रिच हो जाओ और बड़े लेवल पर बिजनेस कर लो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी में लोन का बहुत बड़ा रोल है तो आपके जीरो होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि लोन का मेंटली मॉडल ये है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो नो मैटर हाउ बिग दैट नंबर इज बिकम जीरो। इसको हम काफी डिटेल में दूसरे वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे और दूसरे मेंटल मॉडल्स के बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दोस्तों गरीब रहने से भी बुरी चीज क्या है कि आप बहुत मेहनत करके अमीर हुए और फिर एक गलती से एकदम से गरीब हो गए, क्योंकि आपको फाइनेंस का बेसिक मेंटल मॉडल मालूम नहीं था। तो इसीलिए आखिर में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि रिच लोग इसलिए नहीं होते कि वो सिर्फ लोन लेते रहते हैं, लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो मार्केट के अंदर कोई वैल्यूएबल चीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट की कंपनी शुरू करते हैं या फिर वैल्यूएबल बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर वैल्यूएबल कंटेंट ही देते हैं। तो आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए, यानी आपकी वेल्थ और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो टाइम के साथ इम्प्रूव होता रहे और स्ट्रॉन्ग बनता रहे, ताकि एक बार आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हो तो आपको फिर लाइफ में पैसों की कोई टेंशन लेनी ही ना पड़े। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।